इन माय क्लास। आज हम लोग अगेन इस चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, solubility, effect of temperature and pressure on solubility, physical and chemical change। हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दो पार्टिकल जब मिलेंगे तो हमारे पास बन के आएगा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर ये सैचुरेशन, अनसैचुरेशन या फिर सुपर सैचुरेशन कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो जब भी कभी किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उतना हम डिसॉल्व करा देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बन के आता है उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच विल मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट आर टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम लोगों ने अभी क्या कहा था कि जितना अमाउंट सॉल्यूट का मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है अगर वो डिसॉल्व करा देंगे तो सैचुरेशन आ जाएगा। अगर हम लोग उस अमाउंट से कुछ कम अमाउंट डिसॉल्व कराते हैं तो अभी उसमें चांसेस हैं सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के लिए, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, हमने सॉल्यूट लिया है NaCl। आप सभी को पता है NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, जो हमारे घरों में भी यूज होता है। और हमने सॉल्वेंट यहाँ पर लिया है सिंपल वाटर। हमने NaCl एंड वाटर इन दोनों का सॉल्यूशन बनाना है। हम लोगों ने NaCl का कितना अमाउंट यूज करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 36 ग्राम NaCl वाटर इनफ, 36 ग्राम NaCl इनफ रहेगा 100 ग्राम वाटर के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कराएंगे 100 ग्राम वाटर में और टेम्परेचर को लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। अगर हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो जैसा कि हमने सैचुरेशन में बात किया 36 ग्राम, तो अगर हम लोग डिसॉल्व करा रहे हैं 32 ग्राम, यहां से आप निकालिए 4 ग्राम का डिफरेंस निकल के आएगा। यानी कि अभी चांसेस है 4 ग्राम और डिसॉल्व होने के। तो ये पॉइंट जब हम लोगों ने 32 ग्राम डिसॉल्व करा लिया है 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट रहेगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी इसमें और चांसेस है सॉल्यूट के डिसॉल्व होने के लिए। तो अगर हम लोग मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व करवा देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर हम लोग मैक्सिमम से कुछ अमाउंट को कम डिसॉल्व करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में दो वर्ड यूज हो रहे हैं। यहां पर दो वर्ड है हमारे पास, दैट इज सुपर एंड सैचुरेटेड। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी जब हम लोग ऊपर जाते हैं उसे हम लोग कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर के अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा था और ये इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। लेकिन अगर हम लोग 36 से कुछ अमाउंट और इस वाटर में डिसॉल्व करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल हम 10 ग्राम और डिसॉल्व करना चाहते हैं इस वाटर के अंदर, लेकिन क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर दिया है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है
वो थोड़ा सा दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है। उन दो मॉलिक्यूल, वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बन जाएगा, और अब हम लोग ये जो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया था इसको इन मॉलिक्यूल के बीच में फिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन के आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, हीटिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम लोग किसी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करवाते हैं तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पर आ जाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, और उस डिस्टेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम लोग हीटिंग कराते हैं तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उसमें मिक्स कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कूलिंग की, तो कूलिंग कराने के बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स वहां पर हैं वो पार्टिकल्स सेपरेट होने लग जाते हैं सॉल्यूशन में से इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की ही बात करें, कॉमन सॉल्ट की बात करें, वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को कूलिंग करवाती हूँ तो हम लोगों को क्रिस्टल की फॉर्म में, पहले हम लोगों ने हीटिंग कराया है इसका और आफ्टर दैट हम लोग कूलिंग करा रहे हैं, तो हम लोगों को क्रिस्टल की फॉर्म में कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच वी कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट आर टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही कुछ डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए भी दी थी, लेकिन वहां हमने कहा था कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराने के बाद जो कंपोनेंट बना रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बात हम लोगों ने वहां पर सॉल्यूशन के लिए की थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अमाउंट की, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसे हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम लोग कह देते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंडीशंस एंड फॉर एग्जांपल प्रेशर कंडीशंस। अगर हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो हम लोग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर की कोई भी टर्म अनअफेक्टेड करती है सॉल्युबिलिटी को सॉलिड इन लिक्विड। ये कंप्लीट कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है सॉलिड लिक्विड में जब डिसॉल्व हो रहा है उसके लिए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर की कोई भी कंडीशन अफेक्ट नहीं कर पाएगी हमारी सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करते ही हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, तो अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात की है हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जहां पर रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता है। हम लोग कह सकते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से मेरा मतलब है रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस, रिएक्टेंट आर अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी
हमारे रिएक्टेंट अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो फिजिकल चेंज है ये एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कि अगर हम लोगों ने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो वापस से हम लोगों को वही कंपोनेंट मिल जाएंगे जिनसे हम लोगों ने रिएक्शन को स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहां से वाटर की रिएक्शन स्टार्ट कराई है, हम लोगों ने वाटर को कन्वर्ट करा आइस में, तो आप देखिए वाटर यहाँ पर है लिक्विड स्टेट में और आइस हमारे पास है सॉलिड स्टेट में, लेकिन दोनों ही जगह पर हमारे पास कंपोनेंट वाटर का ही है। अगर हम लोग चाहें, हमने टेम्परेचर को क्योंकि डिक्रीज किया है तो कन्वर्ट हुए हैं आइस में, और अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग वापस चले जाएंगे वाटर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर से आइस में जाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज किया है एंड आइस से वाटर में जाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर हम लोग वाटर से जा रहे हैं स्टीम में या फिर वेपर्स में, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट की, वाटर यहाँ पर रहेगा लिक्विड स्टेट में और स्टीम यहाँ पे रहेगा हमारा गैस स्टेट में। अगर हम लोग बात करते हैं कंडीशंस की, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम जाएंगे वाटर से स्टीम में, वहीं अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम स्टीम से जाएंगे वाटर में। ये दोनों ही फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज में रिएक्टेंट जो है वो अनचेंज रहते हैं, उनकी कंडीशंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही हमने कहा है ये टेम्परेरी चेंजेस है, यानी कि अगर हम लोग वापस से उन कंडीशंस को चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। ये है हमारे कुछ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, हमेशा यहाँ पर न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म होंगे। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस से मेरा मतलब है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन करने वाले जो सब्सटेंस है, उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करने वाला प्रोडक्ट हमारे पास आएगा और हम लोग वापस से नहीं जा पाएंगे उन रिएक्टेंट के पास। मतलब ये रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। साथ ही हम लोग इसको बोल सकते हैं परमानेंट चेंज। ये चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट चेंज मतलब अगर एक बार ये चेंज प्रोसीड हो गया तो हम लोग कुछ भी कर ले वापस उस कंडीशन में नहीं आ पाएंगे जहां पर हमारे रिएक्टेंट थे। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करें तो बहुत बार हम लोगों को ये पढ़ाया भी गया है कि अगर मिल्क से हम लोग एक बार कर्ड में कन्वर्ट हो गए तो वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर एक बार आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जंग लग जाता है तो हम लोग वापस से वही सेम आयरन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर के आ पाएंगे। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर एक बार बर्न हो जाए तो हम लोग उसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर एक बार फ्रूट्स कंप्लीटली रिप हो गए हैं तो हम लोग उन्हें वापस से उनकी पुरानी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी बात हमारी फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।